हेलो स्टूडेंट, फिर से पांचवा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। पुष्पी पादपों की आकारिकी, जिसमें से 4 भाग आपने देखा, वाच किया, पढ़ा। अब हम 5वां भाग लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम आपको अध्ययन कराएंगे फल के बारे में। फल के बारे में अध्ययन कराएंगे। अभी तक आप लोगों ने जड़, तना, पत्ती, पुष्पकरण, पुष्प के भाग, इन सब के बारे में अध्ययन किया। अब आपको हम फल के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए। जहाँ पर कुछ समझ ना आए वहाँ पर आप कमेंट करके पूछिए। बात आती है फल की। आप लोगों ने देखा, पढ़ा, सुना, वीडियो को वॉच किया, समझा कि कोई फ्लावर होता है, फ्लावर में परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया होने के बाद निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद अंडाशय धीरे धीरे पकने लगते हैं। जब वो अंडाशय पक जाते हैं तो उसी पके हुए अंडाशय को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। कह सकते हैं पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय से फल विकसित होता है। पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय से फल विकसित होता है। अंडाशय के द्वारा फल विकसित हुआ। कौन कौन से फल होते हैं? पहला फल होता है सत्य फल। जब कोई फल अंडाशय से विकसित हो, अंडाशय से ही विकसित हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रू फ्रूट, सत्य फल कहेंगे। सत्य फल, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। जब अंडाशय से फल विकसित हो तो उसको हम कहेंगे सत्य फल। जैसे आम है, आम, मटर, ये सब जितने फल हैं ये सब अंडाशय से विकसित होते हैं, इसलिए इसको सत्य फल कहते हैं। असत्य फल क्या है? जब फल का विकास अंडाशय के अलावा, अंडाशय से ना होकर के, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी और भाग से हो जाए, पुष्पासन से हो जाए, अदर भाग से हो जाए, तो उसको हम कहते हैं असत्य फल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है सेब। सेब होता है, सेब पुष्पासन से विकसित होता है। पुष्पासन से विकसित होता है। जब सेब पुष्पासन से विकसित हुआ तो इसको हम कहेंगे असत्य फल। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और नोट कीजिए, समझिए। कुछ पादपों में अंडाशय बिना निषेचन के ही सीधे फल को विकसित कर देते हैं। ऐसे फल को हम कहते हैं अनिषेक फल। इसको कहते हैं अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल कहते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें अंडाशय में बिना निषेचन नहीं होता है और निषेचन के बिना ही वो फल विकसित कर देते हैं। ऐसे फल को हम कहते हैं अनिषेक फल कहते हैं। ये तो बात हुई फल की। फल कैसे होते हैं? फल में भित्तियां पाई जाती हैं। फल भित्ति क्या होती है? अंडाशय की भित्त से फल भित्त बनती है। अंडाशय की जो भित्ति होती है
जो भित्ति होती है इसको हम कहते हैं फल भित्ति कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। अंडाशय से उसको हम कहते हैं फल भित्ति कहते हैं। और फल भित्ति 3 प्रकार की होती है, वायु फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। वायु फल भित्ति क्या है? ऊपरी छिलके को हम वायु फल भित्ति कहते हैं। जो ऊपरी छिलका होता है उसको वायु फल भित्ति कहते हैं। ये मोटा होता है, पतला होता है, पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। चर्मिल छिलका जो होता है उसको हम कहते हैं वायु फल भित्ति कहते हैं। दूसरा होता है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति क्या है? जब भोजन संचय करके फलभित रसदार या गूदेदार हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मध्य फल भित्ति। बीच में आम में देखा होगा आप लोगों ने, बीच में जो भित्ति होती है जिसको हम चूसते हैं, खाते हैं, वो क्या है? मध्य फल भित्ति है। अंतः फल भित्ति क्या है? अंतः फल भित्ति, कुछ फलों में अंतः फल भित्ति कठोर होती है, जैसे आम, नारियल। जब अंदर जो भित्ति पाई जाती है, आम में देखो गुठली जो होती है वो अंतः फल भित्ति है और कठोर हो जाती है। कुछ में क्या होता है, कुछ पतले झिल्ली दुम्मा हो जाते हैं, जैसे संतरा, नींबू में अंतः फल भित्ति हो जाती हैं। जो बाहरी पाए जाएं वायु फल भित्ति, जो बीच में पाए जाएं मध्य फल भित्ति, जो सबसे अंदर नीचे पाए जाएं उसको कहते हैं अंतः फल भित्ति। ये तो बात थी फल की। आप लोगों ने समझा होगा फल क्या है, फल की भित्ति क्या है, फल कौन कौन से होते हैं। आगे बात करते हैं बीज की, सीड की। बीज क्या है? पुष्पीय पादपों में बीजांड के बाद विकसित होकर बीज बनते हैं, जो बीजांड होते हैं। आप लोगों ने बीजांड देखा, अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। ये जब बीजांड विकसित होते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन क्रिया होने के बाद जब ये विकसित होते हैं तो इसी को हम कहते हैं, ये सीड का निर्माण कर लेते हैं। ये था बीजांड। तो पुष्पीय पादपों में बीजांड के बाद विकसित होकर बीज बनते हैं। बीज में कुछ भाग होते हैं। पहला होता है बीजावरण। बीजावरण, आपने सीड देखा होगा, चना देखा होगा, उसके ऊपर ऊपरी भाग जो छिलका होता है उसको कहते हैं बीजावरण कहते हैं। ये 2 स्तर में पाया जाता है, बाहरी आवरण और अंतः आवरण। बाहरी आवरण मजबूत होता है, रंगीन होते हैं। अंतः आवरण झिल्ली नुमा संरचना में होती है, इसको कहते हैं बीजावरण। फिर भ्रूण पाए जाते हैं। यहाँ पर भ्रूण पाए जाते हैं, यहाँ से मूलांकुर और प्रांकुर। अभी संरचना आपको बताएंगे, उसमें आप समझ लेंगे। इसमें मूलांकुर और प्रांकुर पाए जाते हैं। मूलांकुर प्रांकुर आपको मैंने बताया ही सेकंड पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में। फिर भ्रूणपोष होता है, जो भोजन संचित किए होते हैं उसको कहते हैं भ्रूणपोष कहते हैं। फिर बीज पत्र पाया जाता है। एक बीज पत्री में एक बीज पत्र, 2 बीज पत्री में 2 बीज पत्र पाया जाता है। चने में 2 दालें होती हैं, 2 बीज पत्री होती हैं। तो इस प्रकार बीज क्या होता है, पुष्पीय पादपों में बीजांड के बाद विकसित होकर बीज बनते हैं। अब पढ़ते हैं द्विबीजपत्री बीज की संरचना। आप जानते हैं बीज 2 प्रकार के होते हैं, सीड 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। एक बीजपत्री क्या है, जिसमें 1 दालें पाई जाती हैं, उसको एक बीजपत्री कहते हैं। जिसमें 2 दालें पाई जाती हैं, 2 बीजपत्री कहते हैं। मैंने पहले बताया इसको, आप लोग वीडियो पीछे जाकर के देख लीजिए। द्विबीजपत्री बीज की संरचना कैसे होती है। ये चने का फिगर है, चना। चने में कुछ भाग पाए जाते हैं, बीजावरण, नाभिका, बीजांड द्वार, बीजपत्र और भ्रूण।
सबसे ऊपरी भाग, चने की सबसे ऊपरी भाग अभी ऊपर मैंने बताया, उसको कहते हैं बीजावरण कहते हैं। बीज के आवरण को बीजावरण कहते हैं। इसकी बाहरी स्तर को, जो बाहरी स्तर होता है, ध्यान से देखिए, इसके बाहरी स्तर को हम कहते हैं टेस्टा, टेस्टा कहते हैं। और भीतरी स्तर को, जो झिल्लीनुमा संरचना होती है, झिल्लीनुमा बीजावरण होता है, उसको हम कहते हैं टैगमैन कहते हैं, टैगमैन कहते हैं, टैगमैन, टैगमैन कहते हैं। दूसरा होता है नाभिका, ये भाग, इसको हम कहते हैं नाभिका कहते हैं। बीज के सिरे पर एक चिन्ह की तरह जो रचना पाई जाती है, उसको हम कहते हैं नाभिका। और नाभिका का काम क्या होता है? बीज को फल से जोड़े रखती है, बीज को फल से जोड़े रखती हैं। इसके जोड़ने का काम होता है नाभिका का। फिर नेक्स्ट होता है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार, इस भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार क्या है? नाभिका के ऊपर, ये नाभिका है, इसके ऊपर छिद्रनुमा रचना जो पाई जाती है, इसको बीजांड द्वार कहते हैं। इससे जल अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है, इसको कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। नेक्स्ट होता है भ्रूण। भ्रूण क्या है? दोनों बीज पत्रों के बीच, एक बीज पत्र, दो बीज पत्र, द्विबीजपत्री है, तो दोनों बीज पत्रों के बीच जो पाया जाता है, इसको कहते हैं हम भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष के ऊपर, ये यहाँ जुड़े रहते हैं, इसको कहते हैं भ्रूण। ऊपरी भाग, इस भाग को कहते हैं, गलत क्या, प्रांकुर है ये, सॉरी, प्रांकुर, ये है मूलांकुर। तो भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष के ऊपर, ये अक्ष है, भ्रूण है, बीच वाला अक्ष है, जहाँ पर जुड़े दोनों बीज पत्र जुड़े रहते हैं, उसको कहते हैं अक्ष कहते हैं। उसी अक्ष के बीच में भ्रूण पाया जाता है। और भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष के ऊपरी पत्तीनुमा रचना को, इस रचना को, पत्तीनुमा रचना को हम कहते हैं प्रांकुर कहते हैं। तथा भ्रूणीय अक्ष के नीचे नुकीली रचना को मूलांकुर कहते हैं। ये था भ्रूण। तो भ्रूण के दो भाग होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। फिर नेक्स्ट होता है भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष क्या है? द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणपोष पतला या अनुपस्थित होता है, जैसे मटर, चना, सेंग। जो पादप को, नए पौधे को, अंकुरित पौधे को जो भोजन प्रदान करता है, या भ्रूण को जो भोज्य पदार्थ प्रदान करता है, उसको हम कहते हैं भ्रूणपोष कहते हैं। एक भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज, दो प्रकार के बीज होते हैं, भ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। जो भ्रूण को, जो भ्रूणपोष जिसमें रहता है उसको कहते हैं भ्रूणपोषी, जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता उसको अभ्रूणपोषी कहते हैं। ये तो था एक बीजपत्री, दो बीजपत्री बीज की संरचना थी। अब हम आपको बताते हैं दो बीजपत्री बीज की संरचना, एक बीजपत्री बीज की संरचना, एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री, ये मक्के के दाने का अनुप्रस्थ काट है। आप इसमें देखिए, इसके भाग होते हैं, पहला होता है बीजावरण, बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर। अब बीजावरण क्या है? आप लोगों ने पहले दो बीजपत्री में देखा, दो बीजपत्री में भी समझ सकते हैं। बीज के आवरण को बीजावरण कहते हैं, जो ऊपरी आवरण होता है उसको कहते हैं बीजावरण कहते हैं।
बाहरी स्तर को क्या कहेंगे, टेस्टा, और भीतरी स्तर कहेंगे टेगमेन कहेंगे। इसमें एलरोन अस्तर, नेक्स्ट होता है एलरोन अस्तर। एलरोन अस्तर क्या है, इनके बीच में भ्रूणपोष के चारों ओर उपस्थित परत को एलरोन अस्तर कहते हैं, और ये बनी होती है प्रोटीन की। एलरोन अस्तर, एलरोन अस्तर भ्रूणपोष के चारों ओर उपस्थित परत को एलरोन अस्तर कहते हैं, और ये बनी होती है किसकी, प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है, बीज का अधिकांश भाग भ्रूणपोष होता है। ये सब क्या है, भ्रूणपोष भरे हुए हैं जो भ्रूण को भोजन प्रदान करते हैं। बीज का अधिकांश भाग भ्रूणपोष होता है या भोजन का संचय करता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट होता है भ्रूण। भ्रूण नीचे की खांच में स्थित होता है। भ्रूण के ऊपरी भाग को, इसको हम कहेंगे बीजपत्र। निचली खांच पर भ्रूण स्थित होता है। ऊपरी भाग को हम प्रांकुर कहेंगे और निचले भाग को हम कहेंगे मूलांकुर कहेंगे। जैसे मक्का, एक बीजपत्री का उदाहरण मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, ये सब एक बीजपत्री का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है पुष्प सूत्र लिखने के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ा जड़, तना, पत्ती, पौधे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल दे देंगे, किसी पौधे का कुल दे देंगे या किसी पौधे को दे देंगे और पूछेंगे कि फलाया गेहूं, चना, मटर या लेगुमिनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमनी कुल को अर्धवैज्ञानिक भाषा में वर्णन कीजिए तथा पुष्पसूत्र और पुष्प आरेख भी दीजिए। अब पुष्पसूत्र लिखना होता है, जिसके लिए मैंने पुष्प के भागों को मैंने बताया था और उसके भागों बताया था। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स सिंबल बताए थे, कैलिक्स के, करोला सी, एंडोसियम ए, गाइनोसियम जी से प्रदर्शित करते हैं। परिदल पुंज पी, त्रिज्या सममित का बताए थे इस तरह से प्रतीक, एक व्यास सममित का बताए थे इस तरह से प्रतीक, द्विलिंगी का प्रतीक बताए थे इस तरह से प्रतीक बताए थे, नर पुष्प का प्रतीक इस तरह से बताए थे, मादा पुष्प का प्रतीक इस तरह से बताए थे। ये सब प्रतीकों को बताए थे। आप लोग ये प्रतीक ध्यान से देख लेना और अपने दिमाग में रट लेना, रख लेना, क्योंकि सूत्र लिखते समय केवल प्रतीकों की ज़रूरत होती है और उस प्रतीकों के द्वारा ही आगे पुष्प सूत्र लिखा जा सकता है। कैसा पुष्प किस तरह से है, अगर आप इसको जानोगे तो पुष्प के बारे में पूरी डिटेल आप लिख सकते हो। तो पुष्प सूत्र लिखने के कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम होता है पुष्प के सदस्यों की संख्या को सदस्य के प्रत्येक चिन्ह के बाद लिखते हैं। अब पुष्प के सदस्य में एंडोसियम अगर है, पुमंग, तो कितने पुमंग हैं तो उस संख्या को हम लिखेंगे 10, 12, 15 जो भी होंगे हम उसके सामने उसको लिखेंगे। तो पुष्प के सदस्यों की संख्या को सदस्य के प्रत्येक चिन्ह के बाद लिखते हैं। पहला नियम ये हुआ। दूसरा नियम हुआ सदस्य असंख्य हो तो उसे अनंत में दर्शाते हैं। अगर सदस्य अनंत हो, जैसे
एंडोसियम अनंत है, पुमंग अनंत है, तो उसके आगे हम अनंत का चिन्ह दर्शा देते हैं, एंडोसियम अनंत। नेक्स्ट तीसरा नियम है, किसी चक्र के सदस्य दो घेरों में हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे एंडोसियम 10 है, द्वि घेरा में है, बताया गया नखर युक्त, वीडियो देखिए पीछे। ध्वजक, नखर युक्त ध्वजक इस तरह से बताया गया, तो वो अलग अलग वो घेरों में है, तो उनको हम प्लस में नहीं लगाते। जैसे 10 है तो 9 एक घेरे में है, एक दूसरे घेरे में है, तो 9 + 1 लगाते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो सूत्र लिखेंगे, समझोगे आप। सदस्य आपस में जुड़े हों तो सदस्य संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं। बताया गया संयुक्त हो, कोई सदस्य संयुक्त हो, जैसे कैलेक्स संयुक्त है, कैलेक्स 5 कैलेक्स हैं, 5 कैलेक्स हैं और वो संयुक्त हैं, आपस में मिले हुए हैं, तो उसको ब्रैकेट के चिन्ह में दर्शा देते हैं। यदि पांचवा है, यदि किसी चक्र के सदस्य अन्य चक्र के सदस्य से जुड़े हों तो उनके प्रतीक चिन्हों के बीच इस चिन्ह को रेखांकित करते हैं। जैसे कैरोला और एंडोसियम आपस में जुड़े हैं तो उसको हम इस चिन्ह से दर्शा देते हैं। नेक्स्ट है, जायांग के ऊर्ध्ववर्ती अथवा अधोवर्ती होने पर जी के नीचे ऊपर रेखा खींचते हैं, जी के नीचे अथवा ऊपर रेखा खींचते हैं। जैसे ऊर्ध्ववर्ती है तो जी के नीचे, अधोवर्ती है तो जी के ऊपर। ये सारे नियम हैं उस सूत्र लिखने के। नेक्स्ट वीडियो में आपको वैज्ञानिक भाषा में वर्णन बताएंगे, पुष्प सूत्र लिखना बताएंगे, पुष्प आरेख बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम 6वां भाग लेकर के इस लेसन का। कोशिश रहेगी कि उस 6ठे भाग में इस लेसन को समाप्त कर दिया जाए। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।